जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। सभी शेर सभी वीर वीरांगनाओं का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जोरदार तरीके से स्वागत है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। हम अनपढ़ नहीं है साहब, मुझे हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। तो आज रण क्षेत्र में है और यकीन मानिएगा मैदान में सैनिकों की तरह आज जमे रहना। और यकीन के साथ कहता हूं यह मैदान, यह सारा जहां कल आपका ही होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहां पर जोश के साथ, और हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड। और आज की वीडियो में स्कोर अपने आप को देखिए, आप कहां पर हैं, क्या लेवल है। पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों के दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर नहीं पता है तो तुरंत नोट किया जाए। ऑप्शन किसके साथ जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन जाएगा डी के साथ। गुजरात राज्य में सबसे पहले लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पर कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले गुजरात में हुआ। राज्य गुजरात याद रखिएगा। और नरेश राज्य भट्ट के शिलालेख में, यानी नरेश का मतलब है कि राजा हुआ करते थे, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हिंदी देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसलिए ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और यहां पर वीरों के लिए है कि भैया हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हर शेर शेरनी यहां पर 2 क्वेश्चन याद रखें कि हिंदी में अगर वचन पूछे तो कितने, संस्कृत में अगर वचन पूछे तो कितने, और अगर कितने तो कौन कौन से। तो समझिएगा कि हिंदी में वचन होते हैं मात्र 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछता है कि हिंदी में वचन कितने, तो एक वचन और बहुवचन की जब भी बात आती है तो याद रखना पड़ेगा। और संस्कृत में अगर यही पूछ लेता तो यहां पर द्विवचन और बढ़ जाता। तो यार दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं तो और हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चैप्टर सभी है आज हिंदी में, बस आपको यहां पर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि क्या आप इन क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर सकते हो। आज के दिन भी अगर नहीं रुक सकते तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार सर, आपका पढ़ना बेकार। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है, जवाब दीजिएगा। देखो वृद्धि का मतलब होता है जब इंक्रीजमेंट की बात होती है। इंक्रीजमेंट का मतलब समझते हो, बढ़ जाना। और ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है, बच्चे गलत कर जाते हैं। उनको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हो गया या सर ने गलत टाइप कर दिया। जी नहीं, यहां पर एक्चुअल में ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आप जब हिंदी में समास पढ़ते हो तो समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ होता है छोटा, लघु या खत्म होना या घटना। तो मैं कह सकता हूं कि वृद्धि का मतलब होता है संक्षेपण होता है। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर कारक से है, लॉक किया जाए। हर शेर हर शेरनी के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी ने बच्चों को उपहार दिया। दोस्तों बताइए, लॉक किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त कि गुरुजी ने बच्चों को उपहार दिया। तो हम हमेशा यह देख लेते हैं, या तो ने के संदर्भ में लगा देते हैं या तो को के संदर्भ में। ने में लगाएंगे तो कर्ता हो जाएगा क्योंकि कर्ता ने, और के साथ को के साथ जाएंगे तो कर्म लगा देंगे। ये दोनों गलत हो जाएंगे मेरे लाल। हमेशा याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं हिंदी का, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी चीज को आप दान देते हो, जब भी किसी चीज को आप उपहार में देते हो, या किसी भी आप उपहार को भेंट देते हो, तो वहां पर संप्रदान कारक लॉक करना, हमेशा लॉजिक खत्म। मैंने कई बार एग्जांपल बताया कि भिखारी को चावल दो, बताओ कौन सा कारक। राजा ने भिखारी को कंबल दिए, बताइए कौन सा कारक। राजा ने प्रजा को कंबल दिए, बताइए कौन सा कारक। उसने अपनी पत्नी को उसके एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया, बताइए कौन सा कारक। तो जब भी बात देने की हो तो संप्रदान कारक लॉक करना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए और हर शेर हर शेरनी के लिए मैदान में है। क्वेश्चन नंबर 5, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, जैसे बोली है ना, किसी क्षेत्र में बोली जाती है, उसका थोड़ा सा विकसित, जैसे हम गांव से और शहर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ही जो बोली होती है उसका थोड़ा सा विकसित अगर मैं डेवलपमेंट कर दूं तो बताइए उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। देखिए जब बोली का क्षेत्र विकसित होता है उसमें साहित्य की रचना
होती है तो दोस्तों वो बन जाती है उपभाषा, बन जाती है वो भाषा की तरफ बढ़ती है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? जोरदार प्रहार करिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए गोल्डन वीडियो है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा हिंदी दिवस के मौके पर। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे लाल हमेशा नोट करिए, का वर्ग में कितने? 5 होते हैं। चा वर्ग में कितने दोस्तों? 5 होते हैं। चा की बात करें तो टा वर्ग में कितने? ये भी 5 सदस्य, और ता वर्ग में 5 सदस्य, पा वर्ग में 5 सदस्य है ना। काखा गाघा इंगिया 5 हो गए, चाचा जाझा हुआ 5 हो गए, टाठा डाढ़ा 5 हो गए। इसी तरीके से सभी में 5 5, तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल लॉजिक के साथ ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। हमेशा याद रखो कि व्यंजन में स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है जो जीभ आपकी स्पर्श करे, या कोई भी वर्ण आप बोलते हो गले से लेकर आपकी जीवा तक, आपके होठों तक जो घर्षण उत्पन्न करती है, टच होता है, वही स्पर्श व्यंजन है। संख्या 25 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल आप इतना बता दो कि हिंदी में पहला एकांकी किसे माना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में इतना ट्रेंड होता है और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप ये कह सकते हो कि आज के बाद ये क्वेश्चन भूल ही नहीं सकते हो मेरे लाल। हर शेर हर शेरनी के माता पिता को मेरा एक बार फिर से सैल्यूट है, फिर से जबरदस्त वाला प्रणाम नमन और यहां पर आदाब सत श्री अकाल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है कि पहला एकांकी है एक घूंट, किसने लिखा था? तो जब भी बात आती है किसने लिखा था तो जयशंकर प्रसाद की बात आएगी। नोट करिएगा, जयशंकर प्रसाद की बात आएगी। और बोले कब सर? 1929। ये तो कोई नहीं पूछता, मैंने बता दिया। 1929 के दशक में जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के जनक हैं, उन्होंने एक घूंट को लिखा और यही आगे चल के हिंदी में प्रथम एकांकी मानी जाती है। अगर मैं दोस्तों यहां पर गलती से ये कह दूं कि प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। मेरे लाल परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है प्रथम एकांकी एक घूंट, और प्रथम समाचार पत्र जल्दी से बताइए उद्दंड मार्तंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर जवाब चाहिए आपसे दोस्तों। आपसे ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य निर्माता के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के निर्माता की रचनाकार कौन है? तो मैं कहूं आपसे कि हिंदी साहित्य के निर्माता के रचनाकार मुक्तिबोध जी नहीं, शिव प्रसाद मिश्रा बिल्कुल नहीं सर, प्रेमचंद्र उपन्यासों के जनक बिल्कुल नहीं, श्याम सुंदर दास को हिंदी साहित्य निर्माता कहा जाता है। और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में श्याम सुंदर दास जी का बहुत ही अच्छा हाथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं ले रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आ चुका। यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, माफी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 10 नंबर, बहुत सुंदर सा है। और 10वां नंबर देखिए क्या है कि दशानन शब्द कैसा है। हिंदी में दशानन शब्द तीनों लॉजिक, 3 चैप्टर एक साथ में खत्म करता हूं। जब भी रूढ़ से समस्या होती है आज समस्या नहीं आएगी, यौगिक से समस्या आज समस्या 2 सेकंड में खत्म, योग रूढ़ समस्या नहीं पता है 2 सेकंड में खत्म कि ये तीनों क्या होते हैं। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ पूछा जाए तो एक लॉजिक याद रखना। वो ट्रिक क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाए रूढ़ तो रूढ़ हमेशा छोटा होगा। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि पानी कैसा शब्द है बताओ, तो आंसर रूढ़ मार देना, ये छोटा होगा। अब दूसरी ट्रिक क्या है, रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनकी संधि विच्छेद नहीं होती, जो आपस में टूटते नहीं, संधि नहीं होगा, पा धन नी कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यौगिक, मेरी बात क्लियर हो गई, रूढ़ खत्म हो गया चैप्टर। रूढ़ कौन से होंगे? जो छोटे होंगे, है ना। जैसे आंख बताइए कौन सा, कान बताइए कौन सा, पानी बताइए कौन सा, काजल बताइए कौन सा, जिनका संधि विच्छेद ना हो, है ना, वही दोस्तों हो जाएंगे। यौगिक इसके उल्टे होते, जिनका संधि विच्छेद हो जाए। बोले क्या सर बताइए, विद्यालय में कल ये क्वेश्चन बहुत आता है, विद्यालय या पाठशाला डाल देता है एग्जाम में, पूछ लेता है कि कौन सा यहां पर शब्द हो जाएगा। तो जिनका संधि विच्छेद हो जाए, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यौगिक शब्द हो जाएगा। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दुनिया के हर बहुब्री समास वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण,
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महाकाल। तो यहां पर जितने भी बहुब्रीहि समास होंगे वो योग रूढ़ कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आप सभी के लिए, और यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों कि चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। चांदी का जूता, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप बता दोगे, आपने भले ही ना सुना हो। कह रहा है चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चांदी का जूता जो है हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिए। महंगी वस्तु को चांदी का जूता कहा जाता है। रिश्वत जिसको हम ब्राइब कहते हैं उसको कहा जाएगा। अनुपयोगी वस्तु जिसका हम उपयोग ना करें। अमीरी का दिखावा करना। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में लॉजिक लगा रहे होंगे। 11 का डी, अमीरी का दिखावा करना बेटा नहीं होगा। यहां पर चांदी का जूता जो होता है ना, ब्राइब होता है, रिश्वत होता है, घूसखोर होता है। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि जो चीज आपको दिख रही होती है आप उसके रिलेटेड में चले जाते हो कि अमीरी का दिखावा करना, ऐसा बेटा नहीं होता है ना। सोने का भी जूता तो हो सकता था। तो इस क्वेश्चन में देखिए आंसर क्या हो जाएगा, रिश्वत। रिश्वत लेना ही चांदी का जूता हिंदी में सबसे बेहतर अर्थ निकालता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है साहित्य, और साहित्य से क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है। दोस्तों गुनाहों का देवता अगर पूछा जा रहा है, क्या बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या नेट कनेक्शन में इशू है? क्या कमेंट में बच्चे बता रहे हैं कि नेट कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है? बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। नेट कनेक्शन ठीक है तो बच्चे जरा हमें कमेंट करके बताएं। नो इशू नहीं है सर, नो सर, सही है, ठीक है। मुझे लगा थोड़ा सा है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, एक बार मुझे बताएं कि सर सब सही है। एक बार थम्स अप करें कि सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे यहां पर लिखिएगा सब ठीक है सर, ये बोलो कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो ये जाएगा धर्मवीर भारती के साथ। गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, द्वन्नी में कौन सा समास है। द्वन्नी में दोस्तों कौन सा समास है, कमेंट किया जाए। द्वन्नी में कौन सा समास है, कमेंट किया जाए। दोस्तों अन्नी कितनी है ये बता दो, तो मैं कहूंगा दो हैं। दो की बात करी जा रही, दो होते, तीन होते, चार होते, पांच होते, तो वहां पर क्या हो जाता, वहां पर द्विगु समास हो जाता। द्विगु समास का मतलब है कि पहला पद अगर संख्यावाची है तो वो आंसर द्विगु समास होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन, तर्कस से तीर निकलता है तो युद्ध होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात। इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है, तर्कस से तीर निकलता है तो युद्ध होता है। तो लॉजिक आपको बताना है, कमेंट किया जाए। लॉजिक आपको बताना है, कमेंट किया जाए कि तर्कस से तीर निकलता है। देखिए अगर तर्कस की बात करता हूं और तीर निकलता है, इससे क्या है, इस तर्कस से तीर अगर निकलता है तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि वहां पर निकलने का मतलब है कि अलगाव होना, सेपरेशन होना, बिछड़ना, अपादान हो जाएगा, क्योंकि से इसी अपादान के संदर्भ में प्रयोग हो रहा है। और हिंदी में कारक की संख्या दोस्तों होती है 8 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। थोड़ा सा तेज रफ्तार बढ़ाइए यार, बहुत सुंदर बच्चे हो, बहुत ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन ब्रिलियंट वाले बच्चों के लिए। दोस्तों बहुत सारा प्यार आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज हिंदी दिवस के मौके पर रण क्षेत्र में कूदे हो सैनिकों की तरह, तो यकीन मानिए ये कल सारा जहां आपका होगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा तो आयुष्मान का होता है आयुष्मती होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, रोज 8 बजे, रोज रात 8 बजे के लिए धमाकेदार वीडियो, भारत की नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ वीडियो मिलियंस बच्चों के साथ। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड में आंसर करिए, आगे बढ़ूंगा। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ का मतलब समझते हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरी एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछे जाएं आपसे तो हमेशा याद रखो कि अपने मुंह को, अपने ओठों को चला लिया करो। बोले सर कैसे, देखिए ओष्ठ नहीं है, मां, अगर मां बोलते हो तो ओठ का उपयोग करते हो, बोलिए मां मां, है ना। ओठ लगेंगे नहीं तब तक मामा नहीं बोल पाओगे। पापा, ओठ लगेंगे नहीं तब तक पापा नहीं बोल पाओगे। भाभी, भौजाई, तो ओठ नहीं लगेंगे तब तक यहां पर आपका होगा ही नहीं। लेकिन वाह वट है, ये आंसर यहां पर सही बैठेगा। नहीं है पूछा है मेरे लाल, और वाह वट आता है अंतस्थ व्यंजन में, और यह दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण
उदाहरण कौन सा होगा? दोस्तों क्या बता सकते हो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? एक बार लॉजिक के साथ बताना। मैंने कहा लाल मिर्च, बताओ कौन सा समास है फटाफट। लाल मिर्च के आगे बताओ कौन सा समास है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। लाल मिर्च बराबर ये समास, दिन रात बराबर ये समास, चतुरानन बराबर ये समास, चौराहा बराबर ये समास। 4 क्वेश्चन तैयार कर लो, ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए लाल मिर्च और काली मिर्च, मिर्च कैसी है? बोले लाल है। मिर्च की विशेषता क्या है? लाल है, पीली है, कड़वी है, काली है, हरी है, तो उसकी विशेषता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। दिन और रात, दिन और रात द्वंद्व समास हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मिर्च की विशेषता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात योजक चिन्ह लगा है, अपोजिट भी है, द्वंद्व समास हो जाएगा। 4 है मुख जिसके, तो बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्री समास हो जाएगा। और चतुरानन में आप सभी जानते हो। चौराहा की बात करें, 4 रास्ता है जिसमें डिजिट आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। मुझसे द्विगु समास पूछा था, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? क्या लॉजिक के साथ बच्चे बता सकते हो कि भाषा शब्द जो है किस धातु से बना हुआ है? कमेंट किया जाए, किस धातु से बना हुआ है। एक बार प्रचंड प्रहार में क्वेश्चन नंबर 18 को उखाड़ा जाए। बताइए दोस्तों, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं भाषा शब्द संस्कृत के जो शब्द से बना है वो भास शब्द से बना है, जिसमें हलंत लगा हुआ है। याद रखिएगा, भास शब्द में जहां पर हलंत लगा है वही आंसर हमारा सटीक बैठेगा और ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो जरा हमें कमेंट करके बताओ कि खुशियां जब मनाते हो तो क्या करते हो? आप ही बताओ, खुशियां जब मनाते हो तो जवानों क्या करते हो? तो मैं ये कहूंगा कि आप घी के दीपक जलाते हो ना। घी के दीपक जलाने का मतलब क्या होगा? खुशियां मनाना, तो आंसर बी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मतलब मैं ये कह सकता हूं आसानी से, मैं ये कह सकता हूं, यहां पर द्विगु समास कर लेना। ठीक है, द्विगु लिखा है ना, द्विगु कर लेना। मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को 90 से 95% आंसर बच्चे गलत करेंगे। 90 से 95%, 90% आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग करोगे। आपने जो सोच लिया है वो सोच लिया है, अब दोबारा आंसर बदलेगा नहीं मन में, दोबारा आंसर मन में बदलेगा नहीं, ये बात तय कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो आप। तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, 20 नंबर का जो आंसर है वो अगर आपने द्विगु समास मार दिया है तो आपका गलत हो गया। द्विगु समास अगर मार दिया तो आपका यह क्वेश्चन गलत हो गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्यों जाएगा? क्योंकि 1 और 30, ध्यान दीजिएगा, 1 और 30 बराबर 31 होते हैं, तो जहां पर और का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ये लॉजिक था, इसलिए बताना पड़ा। आंसर बी जाएगा, बी वालों का आंसर सही है। गलत कर रहे हो तो यहां पर आगे एग्जाम में गलत मत करना मेरे लाल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चैप्टर का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों क्या होता है? तो प्रत्यय हमेशा सफिक्स कहलाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। पास है प्रत्यय, पास है पीछे। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। बिकाऊ की बात करें तो इसमें पीछे लगेगा, तो पीछे का मतलब है आऊ लगेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे लाल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर। 22 नंबर तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा इधर उधर हिले तो नैया डूब जाने वाली है 22 में। वह मुझे अपने बड़े भाई डॉट डॉट मानता है। अब इस खाली स्थान में आप 4 ऑप्शंस को देखिए, कौन सा ऑप्शन सबसे सुइटेबल होगा, सबसे बढ़िया होगा, सबसे जबरदस्त होगा। वह मुझे अपने बड़े भाई योग्य मानता है, क्या ये होगा? भांति मानता है, क्या ये होगा? तरह मानता है, क्या ये होगा? और ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या ये होगा? देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन 22 वाले में सी वाले बच्चे भी, जैसे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हमारे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि आप सी वाले गलत है, ऑप्शन डी जाएगा। देखिए सी क्यों नहीं होता? वह मुझे अपने बड़े भाई की अगर होता तो मैं एक बार सोच सकता था कि तरह मान, भाई बड़े भाई तरह मानता, ये गलत हो जाएगा। बड़े भाई जैसा मानता है, तो सबसे सटीक आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है पिछले 5 सालों में। तो समझिएगा इस क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछा गया। एक तो ऐसे ही पूछ लिया गया, एक तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया कि हिंदी में अवलंब का मतलब बताइए, एक तीसरे तरीके से ये पूछ लिया गया कि हिंदी में अविलंब का मतलब बताइए। तो मैं ना
तो अविलंब ना तो अविलंब, मैं दोनों को एक साथ में बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवलंब और अविलंब। देखो आपके घर में ये कहा जाता है कि अविलंब को क्या कहा जाएगा भाई, अगर ये नहीं पता है तो ये तो पता होगा, और ये दूसरे नंबर पर है तो मतलब यहां में से इस कोई आंसर होगा। तो अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब के, यानी बहुत ही जल्दी, बिना विलंब के बहुत ही जल्दी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक तो बहुत ही जल्दी का मतलब शीघ्र होगा, तो शीघ्र का मतलब देखिए इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, तो मतलब यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान था यार, कितना आसान था अगर आप ये भी देख लेते। और एक अवलंब होता है, तो अब समझ लो कि जो हम लंब डालते हैं, अवलंब का मतलब सहारा लेना, तो सहारा होता है अवलंब। तो इसका मतलब आज से जान लो कि इसका मतलब होता है सहारा, और इसका मतलब होता है बहुत जल्दी या शीघ्र होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 24 नंबर कॉन्सेप्ट के साथ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए दोस्तों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कमेंट किया जाए। हर शेरनी से कहना चाहूंगा एक बार जमकर शेर जरूर करें, और नहीं कर रहे हैं तो जमे रहना, क्योंकि आज नहीं जमे रहे रण क्षेत्र में तो फिर तो हिंदी तो रोज ही चलती है। 8 बजे हिंदी के क्षेत्र में आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का स्वागत रहता है, इसलिए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द में अक लगा हुआ है, इसलिए प्रत्यय अक का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में टॉप 20 विलोम शब्दों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सापेक्ष का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, और निरपेक्ष का मतलब होता है जो अपोजिट डायरेक्शन की बात करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 और आपका पसंदीदा चहेता क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे कहते हैं, जवाब दीजिए। बहुत सुंदर, क्या बात है, वर्णमाला किसे कहते हैं, लॉजिक के साथ बताना दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला उसे कहा जाता है जो वर्णों के व्यवस्थित समूह की बात करता है। हिंदी में वर्णमाला उसे कहा जाता है जो वर्णों के एक निश्चित क्रम की बात करता है। जैसे छोटे आ के बाद एक बड़ा आ आएगा, जैसे का के बाद एक खा खरगोश आना ही आना है, इसी तरीके से इन वर्णों को अगर हम एक माला की भांति पिरोते जाएं तो एक व्यवस्थित क्रम बन जाएगा। इसलिए यहां पर एक ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, डी को लॉक किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एक वर्णमाला से क्वेश्चन लिया है कि स्थान के आधार पर, कैसे स्थान के, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि स्पर्श व्यंजनों में मूर्धन्य व्यंजन। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्पर्श व्यंजन में 25 संख्या होती है, मूर्धन्य व्यंजनों की 5 संख्या मानी जाती है, और मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टा, ठा, डा, ढा, है ना। इस तरीके से जब हम यहां पर रिलेट करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है दोस्तों, यहां से और यहां से आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। यह ओष्ठ हो जाएगा क्या, जो हम ओठों के द्वारा, यह तालव्य हो जाएगा जो हम तालु के द्वारा, और यह कंठ हो जाएगा यहां कंठ के द्वारा। आंसर जाएगा सी के साथ। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, पृथ्वी ग्रह तारे आदि, जैसे हम, आप, बीवी, पत्नी, पति, बच्चे एक घर में रहते हैं तो उसको कहा जाता है घर, हाउस, होम। ऐसे ही पृथ्वी ग्रह तारे आदि जहां पर रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे दोस्तों अंतरिक्ष कहेंगे दोस्तों। और याद रखिए जीके के क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है, वास्तविक रंग कैसा होता है, तो वास्तविक रंग नीला नहीं होता है, वास्तविक रंग होता है अंतरिक्ष से आकाश को अगर हम देखेंगे, अंतरिक्ष से आकाश को अगर हम देखेंगे तो यह ब्लैक दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ला और वा किस वर्ग के व्यंजन है। यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, अभी तक मैंने क्या पूछा था, लेकिन अभी आज ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि ला और वा किस वर्ग के व्यंजन है, तो ला है, वा है, तो यह आते हैं चारों में से एक होगा, या रा होगा, या ला होगा, या वा होगा। तो ये वा और ला किस में आते हैं, यह आएंगे अंतस्थ व्यंजन में। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 होती है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, सासा साहा 4 होती है। इनकी संख्या यारा लावा 4 होती है, पाफा बाभा
पांच होती है, तालब्य में चाचा जाजा पांच होती है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों के लिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न। चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लेकिन 2 साल से नहीं पूछा गया है, हो सकता है मे भी इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाए। चंदायन की अगर मैं बात करता हूं तो मुल्ला दाऊद साहब का नाम आपको याद रख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए, सभी क्वेश्चन को नहीं लिखना, सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने हैं, मुल्ला दाऊद को यहां पर याद रखना है कि चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका चहेता क्वेश्चन, युद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? अगर युद्ध हो रहा है तो उसको हम विलोम में परिवर्तित करें तो बताइए दोस्तों, युद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो युद्ध का विलोम शब्द होगा शांति होगा। शांति क्यों? क्योंकि युद्ध के रण क्षेत्र में प्रहार होते हैं, जैसे हिंदी की क्लास में प्रहार होते हैं, प्रहार पे प्रहार क्वेश्चंस का धुआं निकलता है, इसी तरीके से अगर मैं प्रहार करना बंद कर दूं तो शांति छा जाएगी। बोले कैसे? तो ऐसे, है ना, जैसे मैंने बोलना बंद कर दिया था। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, शांति हो जाएगी। और शांति दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विशेष शब्द का चयन कीजिएगा। विशेष शब्द का चयन कीजिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं मिर्च कर देता हूं, यहां पर कैसी, यहां पर मैं कर देता हूं नीला कर देता हूं, नीला कर देता हूं, ठीक है, नीला। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, विशेष से और विशेषण में फर्क क्या होता है? विशेष से वो होता है जो किसी नाउन की तरह कार्य करता है, जो किसी की विशेषता को बताता है, जैसे सीताराम रमापति बुद्धिमान स्त्री। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को यहां पर क्या माना गया था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, रमापति को नाम में नहीं जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है दोस्तों, वो हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी में माना गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन 33 करिएगा। मैंने आपको बोला कि सीताराम, सीता जी नीली साड़ी पहने हैं, नीली साड़ी पहने हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें अगर मैं देखता कि भाई विशेष से विशेषण क्या है, तो नीली हो जाता विशेषण और साड़ी हो जाता विशेष से, उस तरीके में अगर देखा जाता। लेकिन अगर मैं यहां पर यह कह देता कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम अगर वहां पर आता है तो वहां पर हमें विशेष से लगाना पड़ेगा, वो एक नाउन करेगा। स्त्री को लेना है, पुरुष को लेना है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सप्त वर्णा किसकी रचना है? मैं आपको लॉजिक बताता हूं, मैं आपको यहां पर लॉजिक बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिलहाल मैं एक लॉजिक देता हूं, सप्त वर्णा में क्या देता हूं? मैं एक लॉजिक देता हूं। यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन में देता हूं कि भाई यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है। दूसरा मैं यहां पर देखता हूं, भाई देखिए, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा नेट कनेक्शन इशू हुआ था, मैं वही चेक कर रहा हूं क्या नेट कनेक्शन ठीक है। नेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। यामा की अगर मैं बात करूं, निहार, हाँ जी, निहार की मैं बात कर लेता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अतीत के चलचित्र की बात करूं, सप्तवर्णा की बात करूं, मेरा परिवार, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा परिवार किसकी रचना है, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है और जवाब आपको देना पड़ेगा। 34 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि छात्रों को लुभाने के लिए सरकार जुमला देती है, में कारक कौन सा है? छात्रों को लुभाने के लिए सरकार जुमला देती है, तो बताइएगा कारक कौन सा होगा, कमेंट किया जाए। क्या आप लॉक कर सकते हो? बहुत सुंदर सा प्रश्न है और आज के पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ये सटीकता क्रम आपको देखने को भी मिलेगा। क्या बात सही भी है? बिल्कुल सही भी है, मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्रों को लुभाने के लिए सरकार जुमला देती है, तो में कारक कौन सा होगा? तो मैं ये कहूंगा कि जब हम के लिए की विभक्ति को देखते हैं तो मेरे जहन में ये आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन लगना चाहिए। संप्रदान कारक ये कहता है कि भाई जब भी किसी व्यक्ति को, जब भी किसी वस्तु में या किसी विभक्ति में हमें के लिए का प्रयोग देखने को मिलता है, वहां पर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट किया जाए। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है और एक बार जमकर वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बच्चों की तरह कहीं ना कहीं यहां पर ये वीडियो आपको सभी बच्चों को पहुंचानी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रोज रात 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी के लिए। बहुत सुंदर, क्या बात है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहां पर वर्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन
तो ठीक है 35 दीजिए, 35 का बच्चे सी भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए भाषा की छोटी इकाई यहां पर वर्ण है। आपके जहन में यह भी आता होगा कि ध्वनि क्यों नहीं हो सकता। ध्वनि दोस्तों होता है जब हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं या अक्षर की बात करते हैं तो वहां पर ध्वनि हो जाना चाहिए। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा एक लैंग्वेज है, जब जो हम घर में बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, तो वो एक पूरा वाक्य होता है। और वाक्य जो बनता है वो वर्णों से बनेगा, वर्ण के बाद शब्द आएंगे, शब्द के बाद पद आएंगे, पदों के बाद वाक्य आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे। बहुत सुंदर। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? कमेंट किया जाए। स्वागत है आप सभी का क्वेश्चंस की वीडियो में। 36 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। चलिए बहुत सुंदर। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? कमेंट किया जाए, आंसर क्या होगा। तो अंधेरे बंद कमरे को अगर देखा जाए तो 36 नंबर में आपको याद रखना है मोहन राकेश। राकेश को ईस से याद रखो, और ईस से आप याद करोगे जैसे राकेश। राकेश का मतलब आपको पता है क्या होता है? बताइए, किस किस बच्चे को पता होगा राकेश का मतलब? राकेश का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, देखिए राकेश का अर्थ होता है रात की बात हम कर सकते हैं। और रात में क्या होगा? अंधेरा होगा, बंद कमरे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं रात के भगवान होना, यही राकेश का मतलब होता है। रा का धन ईस होता है, रात्रि का भगवान। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन डी जाएगा। और रात्रि जो होगी वो अंधेरे बंद कमरों के समान हम कह सकते हैं, क्योंकि रात में ही अंधेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण में घट होगा, घट में स्वर्ण होगा, स्वर्ण का घट होगा, या घट के लिए स्वर्ण होगा? कमेंट किया जाए। बहुत सुंदर, कमेंट किया जाए। बहुत सुंदर। इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछूंगा कि स्वर्ण घट का विलोम क्या होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, क्योंकि देखिए सोने का घट है तो वो स्वर्ण का घट कहलाएगा, सोने का घट है तो वो स्वर्ण का घट कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। थोड़ा सा कनेक्शन ने परेशान किया है बच्चों को, कोई बात नहीं, उसी में देखने में थोड़ा समय लग गया। चलिए देखता हूं। हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हम क्या लॉक करेंगे? श्वास का प्रयोग किया जाए वहां पर हम क्या लॉक करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो जाएगा अघोष के साथ। अघोष के साथ जाएगा। अब बच्चों से अगर मैं ये पूछ दूं कि भाई ये बताइएगा कि अघोष जो व्यंजन होते हैं, भाई अघोष जो व्यंजन होते हैं और घोष व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या बच्चे आप बता पाओगे? तो देखिए सबसे पहले मैं अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लूं तो का, खा, गा, घा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए ये होते हैं एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, ये अल्प प्राण होते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर महाप्राण की बात कर दूं तो महाप्राण में ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आए? और अगर मैं अघोष की बात कर दूं और घोष की बात कर दूं, घोष को ही सघोष कहा जाता है। तो अब समझो कि अगर मैं अघोष की बात करूं तो स्टार्टिंग के 2 सदस्य, हर वर्ग के 2 सदस्य अघोष हो जाएंगे और लास्ट के हर वर्ग के 3 सदस्य सघोष हो जाएंगे। है ना, कितना लॉजिक आसान है कि अल्प प्राण महाप्राण में 135 चलता है, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, एक, और महाप्राण में दूसरे नंबर का सदस्य और चौथे नंबर का सदस्य। अघोष में क्या होता है? अघोष में वो होते हैं जैसे जो भी वर्ग होगा, का, खा, गा और घा होगा आपका, तो इसमें स्टार्टिंग के 2 सदस्य क्या हो जाएंगे? अघोष, हर वर्ग के। चाहे वो चा वर्ग ले लो तो चा छा हो जाएगा, चाहे वो टा वर्ग ले लो तो टा ठा टाठा हो जाएगा। तो यहां पर क्या, ये हर वर्ग के 2 सदस्य अघोष और लास्ट के तीनों सदस्य क्या? घोष और सघोष कहलाते हैं। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन यहां पर केवल श्वास का प्रयोग हो, जब श्वास और नाक की बात, दोनों की बात अगर मैं करता हूं तो याद रखिएगा वहां पर क्या होगा? वहां सघोष होगा। जिन व्यंजन और वर्णों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका का उपयोग होता है, श्वास का उपयोग होता है,
वहां सघोष, जहां पर श्वास केवल हो जाए तो वहां पर अघोष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है? कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है? कमेंट किया जाए, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है? इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए। देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर देखा अधिशासी जाए तो अधिशासी बच्चे आजकल गलत लिखते हैं, इस तरीके से लिखने की कोशिश या चेष्टा करते हैं जो गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी सी डी में मार रहे हैं या बी मार रहे हैं वो गलत है। अधिशासी को लिखने के लिए यहां पर केवल ऑप्शन नंबर ए ही सटीक बैठेगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को मारा है वो सभी गलत हो चुके हैं। एक्चुअल में अधिशासी शब्द ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध वर्तनी के तौर पर देखा जाता है। वर्तनी को याद रखिएगा क्योंकि हम हमेशा आशीर्वाद को भी गलत लिखते हैं, हम हमेशा उज्जवल को गलत लिखते हैं, हम हमेशा ज्योत्सना को गलत लिखते हैं और अधिशासी को गलत लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? हिंदी में तुलसीदास के रचनाकार कौन है? कमेंट किया जाए। दोस्तों हिंदी में तुलसीदास के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन कोई नया नहीं है और यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिएगा कि तुलसीदास को रचना को तुलसीदास ने ही नहीं लिखा है। तुलसीदास रचना को तुलसीदास ने नहीं लिखा है बल्कि लिखा है क्रांतिकारी कवि ने लिखा है। हिंदी का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है? तो ये दोनों नाम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब के हैं। तुलसीदास रचना को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इस चीज को हमेशा आप याद करें, हमेशा आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब आपसे चाहिए। एक लोग जाते नहीं हैं कि दूसरे लोग आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा रात्रि 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी के साथ। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और 41 की बात अगर मैं करूं तो आपसे कह रहा है कि एक लोग जाते नहीं कि दूसरे लोग आ जाते हैं। एक लोग जाते नहीं कि दूसरे लोग आ जाते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? मिश्रित वाक्य। लॉजिक ट्रिक क्या है? याद रख लो कि किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी वाक्य आपको कल एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम वहां पर क्या याद रखेंगे कि हम वहां पर अगर कोई वाक्य की से जुड़ा हुआ है तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य का मतलब है मिश्र वाक्य। कोई भी वाक्य की से जुड़ा हुआ है, कोई दो वाक्य लॉजिकल टू यहां पर स्टेटमेंट सेंटेंस दो वाक्यों से ऐड है तो वहां पर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यह लॉजिक आपको याद रखना होगा। अगर कोई वाक्य यहीं पर और से जुड़ा होता तो यह वाक्य क्या हो जाता? संयुक्त वाक्य हो जाता। तो ये दोनों ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। हिंदी में वाक्य कितने होते हैं? तो हिंदी में वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन, बंदर सभा के रचनाकार कौन है? दोस्तों बंदर सभा के रचनाकार कौन है? कमेंट किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। बंदर सभा को उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने अंधेर नगरी को लिखा है। जिन्होंने अंधेर नगरी को लिखा है। अंधेरी नगरी उनके लिए विख्यात है, ठीक है ना? क्या है? अंधेर नगरी को लिखा है। इस चीज को आप यहां पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये उन्होंने ही लिखा है जिनको कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक। आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने भारत दुर्दशा जैसी रचनाओं को लिखा है, ठीक है ना? भारत दुर्दशा जैसी रचनाओं को लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला है, उल्लंघन में उपयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिएगा। ये चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री माने पहले और फिक्स माने फिक्स होना। जो शब्दों के पहले फिक्स होते हैं, शब्दों के पहले जुड़ते हैं, तो उल्लंघन में शब्द के आगे क्या जुड़ा है? तो हम कहेंगे कि उल्लंघन में उत धन लंघन बराबर उल्लंघन होता है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर जब भी व्यंजन संधि की बात होती है तो उसमें हलंत आता है। तो कल को अगर एग्जाम में ये पूछा जाता कि उल्लंघन या उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर एक ही रहता, उत। लेकिन अगर पूछता कि उल्लंघन और उच्चारण में कौन सी संधि है, तो आंसर व्यंजन संधि हो जाता। मैं हर पहलू को देखता हूं क्योंकि आपको किसी भी तरीके से एग्जाम हॉल में परेशान ना होना पड़े। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। देखिए क्वेश्चन 44 कह रहा है, जिस तरीके से मैंने शायद 36 या 38 कराया था जिसमें हमने सघोष और अघोष की बात करी थी, उसी तरीके से 44 नंबर को आपको देखना पड़ेगा, लॉजिक के साथ देखना पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है कहा जाता है। जिन वर्णों की बात अगर मैं करता हूं, ध्यान दीजिए, जिन वर्णों की बात अगर करूं, जिन व्यंजन वर्णों की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर देखा जाए
मुख से कम श्वास निकलती है, मुख से कम श्वास निकलती है, तो उन कहा जाएगा अल्प प्राण। क्योंकि अल्प माने थोड़ा सा, बोलिए आप, है ना, जैसे जैसे का, खा, गा और घा और इया है ना, का, खा, है ना, ये खा, खा ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आप गले में घर्षण हो रहा है, का आप बोलते हो थोड़ा कम, गा, घा, है ना, देखिए आप बोल के देखिए, तो आप ये कहोगे कि का, फिर गा बोलो और फिर ये, तो स्टार्टिंग के 135 में अल्प प्राण होते हैं, और अगर मैं ज्यादा बोलता हूं तो वो महाप्राण हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दीर्घ संधि का चयन कीजिएगा, और दीर्घ संधि ऐसे लगाना जो ट्रिक आप देखते हो, दीर्घ संधि ऐसे लॉक करना जैसे आप ट्रिक देखते हो, ये दिमाग में फीड रखना। दीर्घ संधि वो दोस्तों होती है जहां पर जिसके बीच वाले अक्षर में, ट्रिक क्या हमेशा याद रखिए, ट्रिक हमेशा आपको याद रखना है कि बीच वाला अक्षर आप पकड़िए, बीच वाले अक्षर में बड़े आ का डंडा बड़ी मात्रा होनी चाहिए, यानी बड़े आ का डंडा बड़ी मात्रा ही है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी मात्रा ही है ना, तो इस तरीके से आपको बड़ा मात्रा देखना है, और वही बड़ा का मतलब दीर्घ हो जाता है। तो समझिए, देवर्षि, जहां पर देवर्षि महर्षि की बात होती है, ऋषि आता है, वहां गुण संधि, ये लॉजिक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कल को एग्जाम में अगर आ जाए देवर्षि संधि तो क्या मार दोगे, गुण मार दोगे, क्योंकि वहां पर अर निकलता है, जहां पर अर शब्द निकले वहां पर गुण मारना है, ये लॉजिक है, ये भूलना मत। गणेश, गणेश जहां पर एक मात्रा है, तो हमने कहा बीच वाले अक्षर में गणेश, सुरेश, राकेश, महेश, दिनेश, बीच वाले अक्षर में आपकी एक मात्रा है की है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, यहां पर भी गुण संधि हो जाएगी। यद्यपि, यद्यपि में अयादि संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाएगी, बताइएगा फटाफट बताइएगा कि क्या यहां पर यड़ संधि हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यद्यपि का मतलब है कि यहां पर आपकी यड़ संधि हो रही है, और पत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। पत्रालय में आपके बीच वाले अक्षर में आपकी बड़ी मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा, वो डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक लॉजिक वाला शब्द क्या होगा, जवाब चाहिए आपसे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉजिक के साथ बताइएगा कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसको कहा जाता है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको डिटेल कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस डिटेल में कुछ भी ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जय भारत के रचनाकार जरूर पूछा जाएगा, और यह नहीं पूछा जाएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का मैं आपको पहले लॉजिक दे देता हूं कि किसने भारत भारती को लिखा है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मैं पूछता हूं कि जयद्रथ व्रत किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं पूछता हूं कि यशोधरा किसकी रचना है, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मैं ये पूछता हूं कि हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब मैंने जितना भी लिखा है और ये भी एक साथ में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ये सभी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इससे बाहर मैथिली शरण गुप्त साहब नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में किस पद में संधि व समास दोनों है, तो जरा चेक कर लीजिएगा। जीवन मरण, जीवन मरण में संधि नहीं हो सकती मेरे लाल, जीवन मरण में समास हो सकता है। पंचतत्व संधि नहीं हो सकती लेकिन समास हो सकता है। हस्तलिखित संधि नहीं हो सकती लेकिन समास हो सकता है। और नीलाकाश संधि भी हो सकती, समास भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। हस्तलिखित में कौन सा समास है, हस्त के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, इसलिए हाथ के द्वारा मैं कहूंगा कर्ण तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास। पंचतत्व द्विगु समास है ना, जीवन और मरण द्वंद्व समास। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनमें समास तो है लेकिन संधि नहीं है। नीला आकाश, नीला प्लस यानी नील प्लस आकाश की बात करूं या नीला प्लस आकाश की बात करूं, संधि तो हो रही है लेकिन समास कौन सा हो रहा, क्योंकि आकाश कैसा है नीला, इसलिए कर्मधारय समास भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 49 नंबर, थोड़ा सा चेंज किया है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण मुख में अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहा जाएगा, बताइए, जवाब दीजिएगा। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, कमेंट किया जाए। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि जब अधिक सांस निकलती है तो हम महाप्राण लगा दीजिएगा। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, मैं फिर से बताऊंगा ये। तो ये स्टार्टिंग से जो छोड़ते जाओ आप दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर जितने भी सदस्य होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं, और पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ये होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में कम और महाप्राण में ज्यादा, आंसर ए जाएगा। अगला, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। बिना कारण के कार्य अगर होता है, इस पर मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, नए बच्चे समझ लें कि बिनुपद चले सुने बिनु काना,
ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। बिनपद चले, बिनपद चले सुने बिनुकाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, सुने बिनुकाना, क्या ऐसा हो सकता है? सुने बिनुकाना, क्या ऐसा हो सकता है? बिना पैर के कोई चल सकता है? नहीं। सुने बिनुकाना, बिना कान के कोई सुन सकता है? नहीं। यही तो कह रहा है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना होता है। तो क्वेश्चन में अगर यह पूछ दिया जाए, इन पंक्तियों को बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बिनुपद चले सुने बिनुकाना, बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार की परिभाषा मैंने आपके दिमाग में फीड कर दी है कि जहां पर बिना कारण के कार्य हो वही विभावना होता है। और अगर ये लाइन एग्जाम में पूछ ली जाए तो आंसर विभावना मार दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब देखिए आपको, आप कितने बच्चे गलत करते हो, मैं एक बार आपके कमेंट्स को पढ़ लेता हूं। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ लेता हूं। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। लॉजिक के साथ आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिएगा। लॉजिक के साथ आपको बताना है। बताइए, 51 का सी, 51 का बी। देखो, फल बच्चे को काटकर, यहां पर बच्चे को काटा जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को काटकर, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को फल काटकर, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? 51 का बी भी किसी ने मारा है। यहां पर लॉजिक समझो, मुझे बच्चे को काटना है या फल को काटना है? बताओ, लॉजिक बताओ। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा कि बच्चे को फल काटकर खिलाना है, फल को काटना है, न कि बच्चे को काटना है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? कमेंट किया जाए। ओष्ठ ध्वनि का मतलब समझते हो? जो ओठों के द्वारा यहां पर हमारा लॉक किया जाए। हाँ भैया, बिल्कुल आपके लिए क्लास चल रही है, ले सकते हैं आप, ठीक है ना? तो आप परेशान ना हो, एग्जाम में बैठेंगे और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे और रिजल्ट जब आएगा तो एग्जाम में पूरे हिंदी में नंबर जब हो, उसके बाद कहना कि हाँ सर मजा आ गया। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 बजे के लिए, रात्रि 8 बजे के लिए हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब कर ले। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ जाएगा, देखिए ला, यारा ला वा। तो यारा ला वा आपके कैसे हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ओष्ठ ध्वनि का मतलब है कि जब आप भी फूफा कहते हो ना, तो बिना ओठ के नहीं कह पाओगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपको कमेंट करना है, फटाफट बताना है कि कर्ण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं मन माना, मन से माना, से आ रहा है, साधन है, ये तो है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, से के द्वारा, ये कर्ण में ही आता है, ये भी है। तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, ये के द्वारा आता है तो कर्ण होता है, तो ये भी है। पद से निकाला गया, यहां पर भी से आ रहा है, लेकिन यही आंसर हो जाएगा, यही नहीं होगा, क्योंकि जब निकाला जाता है तो अपादान के अंतर्गत आता है। तो निकाले जाने का मतलब है कि यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यही कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां आपको बतानी है कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कमेंट कीजिएगा, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कंठ ध्वनियों का मतलब आप समझते हो? कंठ ध्वनियों का मतलब होता है कि जो कंठ के द्वारा बोली जाती हैं, कंठ के द्वारा बोली जाती हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बच्चे कह रहे हैं भाई सी के साथ, गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि कंठ ध्वनियां जो होती हैं वो का होता है, खा होता है, क्या होता है? का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है, ये कंठ होती हैं। अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि भैया ये है, ये तो तालु है, ये तो आपका अंतस्थ में आती है, ये आपकी ना और सा, भाई आप सभी जानते हो, होशियार बच्चों, इसलिए ऑप्शन आएगा भाई डी के साथ। निम्नलिखित में हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं लिया गया है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वर्णमाला के तहत कौन से ऑप्शन को नहीं रखा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत लॉजिक के साथ आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्णमाला में नहीं रखा जाता है? श्री नहीं रखा जाता है, बाद बाकी आपको वर्णमाला में सभी मिल जाएंगे। श्री को स्थान नहीं दिया गया है, यह श्री बाद में हम बनाते हैं, वर्णमाला में इसका स्थान नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है?
दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं 70 क्वेश्चन पर और 56 से लेकर 70 क्वेश्चन तक मिलेंगे 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में आपको मात्र 7 क्वेश्चन करने हैं सही। देखता हूं किनका पलड़ा भारी है, किन बहनों का किन भाइयों का पलड़ा भारी है। जरा देखता हूं 15 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन के 5 मिनट की वीडियो आपके लिए सुपरहिट कहलाएगी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो यह है विद्यापति। आप समझिएगा कि विद्यापति क्यों है, क्योंकि विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल की जब भी बात करता हूं तो वहां पर विद्यापति का नाम आता है। तुलसीदास की रामचरितमानस, वरवै रामायण, जायसी की पद्मावत और अखरावट बहुत पूछी जाती हैं। पद्मावत और अखरावट किनकी रचनाएं हैं? तो अखरावट किनकी रचनाएं हैं? इनकी हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल और नंददास की कल रचना बताई थी। जिन बच्चों को नहीं पता है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, नंददास की कल रचना कौन सी थी? पुराने बच्चे कमेंट करें। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रत्येक रस में संचरण करने, अब नाम से ही पता चल रहा होगा और उसी नाम से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए संचरण जब करेगा तो वो संचारी भाव उत्पन्न करेगा। हिंदी में संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। और हिंदी में स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है? तो जितने स्थायी भाव उतने ही रस होते हैं। और हिंदी में भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो भरत मुनि रसों के जनक कहे जाते हैं, उनके अनुसार हिंदी में 8 रस माने जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? कमेंट किया जाए। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चौपाई छंद में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 16 मानी जाती है। याद क्यों रखना है? क्योंकि प्रत्येक चरण में आप जब हनुमान चालीसा को उठाते हो तो उसमें मात्राओं को गिनेंगे तो हर चौपाई में आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये बात आपको याद रखनी होगी। और 4 चरणों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए छा की अगर मैं बात करता हूं तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। फटाफट कमेंट करना है कि छा का हमें क्रम क्या याद रखना है। क्या बात है, बच्चे बहुत होशियार हैं। बोले सर का के बाद, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। यहां पर का इसलिए हो जाएगा क्योंकि का प्लस सा क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऐसे लॉजिक से याद रख लेना है। छा वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना है, एक का और एक प्लस षटकोण वाला सा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा आप त्रा पर ले जाते हो या ज्ञा पर ले जाते हो, जो पूरी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर क्या जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, पानी ना मांगने का अर्थ क्या है? हिंदी में पानी ना मांगने का अर्थ क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। हिंदी में पानी ना मांगने का अर्थ क्या होगा? कमेंट किया जाए। तो कोविड कहीं ना कहीं चल रहा है और कोविड को भी आपको बड़ा कहीं ना कहीं सटीकता से लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड आपको परेशान कर सकता है। और ये मतलब आपको लेना पड़ेगा, सटीकता से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक भावई आप समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारे लिए आपका पढ़ना जरूरी इतना नहीं है जितना आपका स्वास्थ्य। हमारे लिए आपका सिलेक्शन इतना जरूरी नहीं है जितना आपका स्वास्थ्य। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ और इसका लॉजिक बहुत सत्य होता है। हमारे लिए आपका स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी पढ़ाई, फिर आपका सिलेक्शन। मेरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही बढ़िया नहीं, शरीर बढ़िया नहीं है तो उस लॉजिक का, उस नौकरी का, उस पढ़ाई का कुछ भी मतलब नहीं है। पानी ना मांगने का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्काल मर जाने का मतलब होता है पानी ना मांगना। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। वाह वर्ण क्या कहलाता है? वाह वर्ण हिंदी में क्या कहलाता है? ये गलत लिख गया है। वाह वर्ण हिंदी में क्या कहलाता है? कमेंट किया जाए। दोस्तों अगर वाह वर्ण की बात करता हूं तो ये किस में आएगा? पा में आएगा, फा में आएगा, बा में आएगा, भा में आएगा, मा में आएगा। तो ये किस में? ओष्ठ में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हरियाली शब्द कैसा है? लॉजिक के साथ बताना हरियाली शब्द कैसा है। मैं बढ़िया हूं, आप बताओ। थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार तो हुई और जिसमें आपकी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है वो भी खत्म हो जाता है। खैर देखिए हरियाली शब्द कैसा है? तो हरियाली शब्द जो भी आपको यहां पर, जो भी आप केवल उसको महसूस कर पाते हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा, जो आपके लिए बहुत ही बुरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक के साथ जाएगा। और इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, VIMP क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंदी में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं EVS का कल एक वीडियो लाऊंगा, मैं GK सेक्शन का 2.0 पर वीडियो लाऊंगा और मैं हिंदी का वीडियो लाऊंगा और CDP का वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? संसद लिख दिया, संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
हिंदी में दो वचन होते हैं, यहाँ देखिए एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और यहाँ पर एक वचन बहुवचन। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी सही है। लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ऐसा गलत है। वह नपुंसक लिंग बढ़ जाता है, इसलिए यह गलत है। संस्कृत में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, ये नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? ये नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये नई साड़ी है तो नई का मतलब आप समझते हो, नई का मतलब न्यू, नई का मतलब न्यू हो जाएगा, और नई का मतलब अगर न्यू हो जाएगा तो यह दोस्तों यहाँ पर नई साड़ी, साड़ी की विशेषता बता रहा, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्या विशेषण हो जाएगा? और अगर विशेषण हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति धन उक्ति बराबर क्या होता है? अति धन उक्ति बराबर क्या होता है? कमेंट कीजिए। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बहुत सुंदर। गुड नाइट सर, अभी हम जा रहे हैं क्या? गुड नाइट सर, अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब क्या है बताओ? गुड नाइट यार कर रहे हो। चलो दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति होता है। तो अत्युक्ति का मतलब आप समझिएगा, अति वाला नहीं लगाना है और ये भी नहीं लगाना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अत्युक्ति हो जाएगा। अत्युक्ति कैसा लिखा है? ये आधा ता लिखा है, अत्युक्ति बराबर ये वाला ता लिखा है, इसलिए क्योंकि जब ता और या आधे होते हैं तो वो अति बन जाते हैं, आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, ये सी नहीं होगा बेटा। देखो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि जब भी कोई भी चीज, ये ता आधा था, आधे का मतलब ऐसे लिखा जाएगा, देखिए अत्युक्ति, ठीक है, अत्युक्ति है ना। अब इसको चेंज करो, कैसे करोगे? जब ता और या आधे होते हैं तो बेटा यहां पर ती हो जाता है, और आ तो पहले से लगा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? युक्ति हो जाएगा, अतिधन युक्ति। तो यहां पर ऑप्शन बी जाएगा। समझने की कोशिश करी आपने? नहीं करी। हलंत का मतलब है कि आप आधे वर्ड की बात करते हो। टाइपिंग गलत नहीं करवा दी बेटा, टाइपिंग में कन्वर्ट करने में हो जाता है, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी लाल, सूरदास, मीरा या रैदास? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो मीरा के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 67 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे, लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग चल रही है, क्लास लो, मस्त रहो, खाओ पियो, है ना। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं और कहीं ना कहीं अगला नंबर आपका है। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? तो संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह हो जाएगा, और समास का विलोम क्या होता है? समास का व्यास हो जाता है। संधि का विलोम, संधि का विलोम जब पूछे तो विग्रह। और संधि बनती कैसे है? संधि बनती है वर्णों के क्रमों से बनती है, वर्णों को मिलाकर बनती है। और समास की अगर मैं बात करता हूं तो समास बनता है दोस्तों यहां पर हमेशा लॉजिक के साथ शब्दों को मिलाकर बनता है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बहुब्री समास का उदाहरण है, बहुब्री समास का उदाहरण है, लॉक किया जाए। बहुब्री समास का उदाहरण है, लॉक किया जाए, जवाब चाहिए। मेरी आईडी ये है, मेरा नाम ये है, तो काहे प्रचार कर रहे हो? क्लास ले लो, है ना। आईडी ये है, आईडी वो है, मतलब क्या है बताओ? यहां से जाके वहां चैट करोगे, है ना। तो इसका मतलब कुछ नहीं बनता मेरे लाल। थोड़ी देर की खुशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का मतलब है कि बहुब्री समास का उदाहरण क्या है? तो बहुब्री समास का मतलब है कि किसी भी तीसरे पद की प्रधानता की बात करता है। और दशानन क्या हो जाएगा? चक्रधर क्या हो जाएगा? जिसके हाथ में चक्र है। दशानन का मतलब है जिसके मुख 10 है, रावण की बात करता है। और मैं ऑप्शन नंबर सी इसलिए लगा रहा हूं कि ये सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सटीकता से आप देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुब्री कौन सा होगा, कौन सा त्रिफला होगा, सब जानते हैं यथासंभव कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? कमेंट किया जाए। रंग दे बसंती चोला बताओ। देखिए बहुत सुंदर, हाँ जी बिल्कुल, भीष्म साहिनी हो जाएंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भीष्म साहिनी एक उपन्यास के अंतर्गत, एक नाटक के अंतर्गत आता है। और ये रहा आज का यह लास्ट क्वेश्चन आप सभी बहनों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए। क्या बात है।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हर बहन हर भाई को अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन की उम्मीद से इस वीडियो में आए थे या आई थी आप, तो आपका दिल से स्वागत है। और रात्रि 8 बजे के लिए आज कोई भी बहन लेट हुई है, कोई भी भाई लेट हुआ है, रोज रात 8 बजे हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके और प्रश्नों के बीच में एक युद्ध होता है रणक्षेत्र में, मैदान में। और इस युद्ध के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस सब्सक्राइब से बस इतना फायदा होगा कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन अगला आपका होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। फिर से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को यहाँ पर और भी सब्जेक्ट की परेशानी हो रही है, मैं उन सभी के लिए एक बेहतरीन प्लान के साथ आपके सामने कुछ चंद दिनों के अंतर्गत उपस्थित रहूँगा, एक बेहतरीन स्टडी प्लान के साथ, मोटिवेशन वीडियोस के साथ, और पूरे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस के साथ विद डिस्क्रिप्शंस में देखा जाए, और अलग से उन टेस्ट सीरीज की बात की जाए। हम ऐप पर भी काम करेंगे, हम बुक्स पर भी काम करेंगे, लेकिन ये चैनल आप सभी के नाम। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में।